हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरबायो त्रिवेदी। तो आज बात करेंगे हम लोग एक फिर से नई डीपीपी या एमसीक्यू सेशन की। बेटा अब पहले वाली डीपीपी और अब में अंतर आया है। क्या अंतर है? पहले हम मिक्सअप क्वेश्चन कराते थे चैप्टर वाइज। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से कहा कि सर चैप्टर वाइज मजा नहीं आता, टॉपिक वाइज कराइए। हमने उनकी बात सुनी और उसके भी आगे कदम चले कि अब लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पर क्वेश्चन होगा और वो भी टॉपिक वाइज। तो आज का टॉपिक है हमारा किंगडम प्रोटेस्टा। क्या टॉपिक का नाम है? किंगडम प्रोटेस्टा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने ये रहा। मतलब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। नियरली ऑल प्रोटिस्ट आर एरोबिक, एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक एंड फोटोसिंथेटिक। लगभग सभी प्रोटिस्ट हैं वायवी, अवायवी, वायवी या अवायवी प्रकाश संश्लेषी। काफी मजेदार क्वेश्चन है। यहां पर आपका दिमाग दो जगह जाएगा। दो जगह जाने से मतलब एक इसके न्यूट्रिशन पे और दूसरा ये वायवी या अवायवी या एरोबिक, एनारोबिक यानी रिस्पिरेशन से। अब इस पर विचार करो कि इसमें कौन कौन आता है। क्राइसोफाइट्स आते हैं, यानी आपको मैंने बताया था कि इसमें डायटम्स, इसमें कौन कौन आएगा? डायटम्स आएंगे, डेस्माइट्स आएंगे, डाइनोफ्लेजिलेट आएंगे और कौन आएगा? स्लाइम मोल्ड आएंगे। स्लाइम मोल्ड आते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोन्स आते हैं। ये इसके मेंबर हैं। अब ऑप्शन की अगर बात करो तो लास्ट वाला ऑप्शन जो फोटोसिंथेसिस, ये गड़बड़ कर रहा है। बेटा फोटोसिंथेसिस सभी प्रोटिस्ट नहीं होते। कारण क्या है कि इसमें जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो सेप्रोफाइट्स यानी मृतोपजीवी होते हैं और जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहां पर फोटोसिंथेटिक नहीं होगा। अब एनारोबिक और एनारोबिक की बात करें। इसका मतलब यहां पर बात रिस्पिरेशन की जा रही। एनारोबिक रिस्पिरेशन ओनली फाउंड इन मोनेरास, प्रोटिस्टा में नहीं होता कभी भी। तो जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपना श्वसन करते हैं। इसलिए ऑल प्रोटिस्ट आर एरोबिक। कैसे हैं? वायवी श्वसन करने वाले होते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। बेटा अगला क्वेश्चन है न्यूट्रिशनली प्रोटिस्ट आर। पोषण की दृष्टि से प्रोटिस्ट होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, इट्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, हिट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स। ये आपके ऑप्शन है। हिंदी में भी देख लो, वही लिखा हुआ है। अब ये भी क्या बताया मैंने आपको कि इसके मेंबर कौन है। इसके मेंबर है क्राइसोफाइट्स में कौन आता है? डायटम्स आता है, डेस्माइट्स आते हैं, या इनको हम गोल्डन एल्गी कहते हैं और ये फोटोसिंथेटिक है। बहुत क्लियर है। दूसरे मेंबर इसकी जो होते हैं डाइनोफ्लेजिलेट हैं, तो डाइनोफ्लेजिलेट भी फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉप्स हो गए। तीसरे मेंबर इसके हैं यूग्लेनोइड्स, मिक्सोट्रॉप्स होते हैं। अगर यूग्लिना को फोटोलाइट प्रदान की जाए तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब बात करें स्लाइम मोल्ड्स की, तो ये मृतोपजीवी होते, सेप्रोफाइट्स होते। बात करें अगर प्रोटोजोन्स की तो ये हेट्रोट्रॉप्स होते। अब आओ क्वेश्चन के ऑप्शन पे। ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो जिसमें ये सभी आ रहे हो। कौन कौन से?
फोटो ऑटोट्रॉप्स आ रहा हो, हेटरोट्रॉप्स आ रहा हो, ऑटोट्रॉप्स आ रहा हो। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बेटा इसका सही आंसर होगा 4। क्लियर हो गया? एक्सप्लेन भी बेहतरीन बताया गया। चलिए बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहां पर आपका आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेस्ड अंडर प्रोटेस्ट। प्रोटेस्टा के अंतर्गत किसको किसको रखा गया। अगर आपको पहले दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं तो 100% इस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना। क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैगेलेट अभी बताया आते हैं, यूग्लिनोइड्स भी इसके अंतर्गत आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब ये सभी आते हैं। आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर बेटा हो जाएगा 4। प्रोटेस्ट इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत विटेकर ने उन सभी को इसके अंतर्गत रखा जो यूकैरियोट्स थे और साथ ही साथ यूनिसेलुलर थे। तो इस तरीके से सारे के सारे मेंबर जितने भी बोर्ड पर लिखे हुए हैं बेटा ये सामने है, वो सभी के सभी इसके अंतर्गत आएंगे और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 4। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन प्रोटिस्ट आर फ्लैजिला, ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस में पाया जाता है, सिलिया पैरामीशियम में पाया जाता है, स्यूडोपोडिया अमीबा में पाया जाता है। तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए? इसका भी आंसर बेटा आएगा 4। एक बार दोबारा देखेंगे, हमने आपसे क्या कहा कि सिलिया किस में आएगा? सिलिया बेटा आता है पैरामीशियम में, यह आता है पैरामीशियम में आता है। स्यूडोपोडिया किस में आएगा? अमीबा में आएगा। और फ्लैजिला किस में आएगा? फ्लैजिला आएगा ट्रैपेनोसोमा में। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। प्रोटिस्ट के अंतर्गत आने वाले लोकोमोटरी ऑर्गन्स सभी होते हैं। सिलिया भी होता है, फ्लैजिला भी होता है और स्यूडोपोडिया भी होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है प्रोटिस्टा फ्रॉम लिंक विथ। प्रोटिस्टा एक लिंक बनाता है। प्रोटिस्टा फॉर्म ए लिंक विथ। प्रोटिस्टा लिंक बनाता है केवल पौधों के साथ, केवल जंतुओं के साथ, केवल कवक के साथ, पौधे जंतु और कवक तीनों के साथ। क्योंकि यहां पर एक बात समझिए, एनसीईआरटी ने क्या लिखा? एनसीईआरटी ने लिखा कि प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो एक हाथ से मोनेरा के साथ और दूसरे हाथ से बच्चों किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया के साथ कनेक्टिंग लिंक बनाता है। अब किस बात को लेकर के बनाता है, बात यहां ये समझनी है। प्रोटिस्टा में रखा किसे गया? मोनोसेलुलर को। मोनोसेलुलर कौन है? मोनेरा भी होता है। लेकिन मोनोसेलुलरिटी के साथ साथ यहां पर ये प्रोटिस्ट कैसे यूकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोटिक कैरेक्टर किसका है? फंजाई का, प्लांटी का, एनिमलिया का। तो राइट आंसर क्या आने वाला है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? कि प्रोटिस्टा फॉर्म अ लिंक विद, सभी के साथ बनाएगा बेटा। प्लांटी के साथ भी बनाएगा, एनिमल्स के साथ भी बनाएगा और किंगडम फंजाई के साथ भी बनाएगा। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो होगा 4। हिंदी में भी देखते चले, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा 4। क्योंकि पौधे भी यूकैरियोट्स, जंतु भी यूकैरियोट्स और कवक भी यूकैरियोट्स।
और प्रोटिएस्टा भी यूकैरियोट्स, तो इसके साथ कनेक्टिंग बनाना है। देखो जल्दबाजी नहीं करना है, 5 मिनट ज़्यादा सही, लेकिन सारी बात समझ में आनी चाहिए। हम भी औरों की तरह कर सकते हैं कि इसका ये होगा, उसका वो होगा, उसका वो होगा। तो ऐसे तो बेटा बायोलॉजी में कोई कैलकुलेशन होती नहीं, पीछे देख लिया करो, आंसर मिल जाएंगे आपको, है ना। पूरी बात को ध्यान से सुनो। और एक चीज़, वैसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक जरूर किया करो। हम आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, और आपका लाइक, और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, क्लास पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्लियर हुआ बेटा? अब बात को बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्राइसोफाइट्स इंक्लूड्स। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? मैंने आपसे बात कही थी क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत कि क्राइसोफाइट्स में कौन आएगा? डेस्मिन और डायटम्स आते हैं। क्या इसमें कोई ऑप्शन है ऐसा? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स एंड डेस्माइट्स, यूग्लेनोइड्स, डाइनोफ्लैगेलेट, स्लाइम बोल्स। डायटम्स एंड डेस्माइट्स इज द एग्जाम्पल ऑफ क्राइसोफाइट्स। ये क्या है? क्राइसोफाइट्स के बच्चों एग्जाम्पल है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्या है इसके? ये इसके एग्जाम्पल है। इनको हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैंने अभी क्या बताया इसको, कि इसको हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, हिंदी में भी बच्चों वही हो जाएगा, इसमें ज्यादा हिंदी की जरूरत थी नहीं, कि क्राइसोफाइट्स में शामिल है डायटम्स और डेस्माइट्स। एक तरह से कहें तो ये क्वेश्चन बेटा यहां पर लर्निंग क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी फाउंड इन एट लीस्ट सम प्रोटिस्ट। थोड़ा लंबा हो रहा है, इसकी हिंदी भी देखो। निम्नलिखित में प्रजनन का कौन सा तरीका कम से कम कुछ प्रोटिस्ट में पाया जा सकता है? बाइनरी फिशन या द्विविभाजन, विखंडन कह सकते हो, लैंगिक प्रजनन, स्पोर फॉर्मेशन, सभी। इसका सही आंसर है बेटा सभी प्रकार का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। ऑल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन प्रोटिस्ट। अगर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी करोगे बेटा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, फंसेगा, कर ले जाओ। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की बात करें। सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डज नॉट अप्लाई टू डायटम्स। तो कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, एआर क्वेश्चन, मैचिंग मिसमैचिंग क्वेश्चन जरूर किया करें। अगर आप 2003 का पेपर देखेंगे तो 48 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जिसमें मिसमैच, मैचिंग, एआर, करेक्ट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। नॉर्मल सिंगल जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे ये केवल 52 थे। तो अगर आप तैयारी एग्जाम के पैटर्न पे नहीं करोगे तो सारी तैयारी बेकार हो जाएगी बेटा। चलिए बात करते हैं। सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डज नॉट अप्लाई टू डायटम्स। इनमें से कौन सा निम्नलिखित कथन का चयन करें जो डायटम्स पर लागू नहीं होता है। पहला क्या कह रहा? डायटम कोशिका भित्ति को सिलिकॉन से संसेचित किया जा सकता है। कोशिका भित्ति दो आधे कोषों में बटी होती है जो आपस में कसकर फिट होते हैं। डायटम्स एक क्राइसोफाइट्स है, डायटम्स एक मल्टीफ्लैजेलेट है। इसमें हमें करना क्या है? इनकरेक्ट देखना है, करेक्ट नहीं देखना है। इनकरेक्ट, डज नॉट अप्लाई। डायटम सेल वॉल में बी इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिकॉन। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही बात है, ये 100% सही है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल फिट टाइटली टुगेदर एंड फॉर्म
शॉप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, पूरी लाइन ये एनसीईआरटी की है बेटा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरी बात, डायटम्स इज अ क्रासोफाइट्स, आज ही मैं 3 बार ये बात बता चुका हूं कि डायटम्स एंड डेस्मिन्स और द डेस्माइट्स गोल्डन एल्गी इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रासोफाइट्स, तो ये लाइन भी बिल्कुल सही। अब वो कह रहा है कि डायटम्स मल्टीफ्लैजिलेट इज मल्टीफ्लैजिलेट, ये बात गलत है। डायटम्स में फ्लैजिला होता ही नहीं है यार, नहीं होता है, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर इसका क्या आएगा? 4 आएगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिलिका, किसलगर, डायटोमाइट, डायटोमेसियस अर्थ इज ऑब्टेन्ड बाई। सिलिका, किसलगर, डायटोमाइट या डायटोमेसियस पृथ्वी प्राप्त होती है। सीधा आंसर है वैसे तो इसका सही आंसर बिल्कुल डायटम्स होगा, लेकिन रटना नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि किसी क्वेश्चन को हमें रटना नहीं है। अब अगर हम देखें, देखो सिलिका जो डायटम्स होते हैं इनकी जो शॉप बॉक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर होता है उसमें सिलिका पाया जाता है। जब डायटम्स मर जाते हैं तो सिलिका चूंकि नॉन डिग्रेडेबल सबस्टेंस है, इसका अपघटन नहीं होता है, ये लंबे समय तक पृथ्वी के निचले भागों में जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं और एक पहाड़ जैसी रचना बना लेते हैं। इसी को हम किसलगर कहते हैं, इसी को हम सिलिकस अर्थ कहते हैं, इसी को बच्चों हम डायटोमेसियस अर्थ कहते हैं और इसे निकाल लिया जाता है। तो डायटोमेसियस अर्थ ऑफन फ्रॉम डायटम्स, तो राइट आंसर फर्स्ट। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की बात करें। द डायटम नॉट इजली डिकेइंग लाइक मोस्ट ऑफ द अदर एल्गी बिकॉज, हिंदी क्या कह रही है? हिंदी कह रही है अधिकांश अन्य शैवालों की तरह डायटम आसानी से क्षय नहीं होते क्योंकि, अभी अभी बताया मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन कि चूंकि इनकी वाल किसकी बनी है, इनकी वाल सिलिका की बनी है और सिलिका नॉन डिग्रेडेबल है, इजिली डिग्रेडेबल नहीं है। अगर डिग्रेडेबल होती तो डायटोमेसियस अर्थ कहां से मिल जाती? तो डायटोमेसियस अर्थ इसी वजह से, चूंकि इसमें की दीवार में क्या होता है, दे हैव हाईली सिलिकस वॉल। अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन बच्चों इसका बिल्कुल राइट होगा। इसी तरह अगर हिंदी की बात करें, सारा बात समझा चुका हूं, केवल यहां पर टिक लगाने की बात रह जाएगी, तो टिक लगा देते हैं यहां पर। इसका पहला ऑप्शन सही है क्योंकि इसकी दीवार अत्यधिक सिलिकामय होती है जिसके कारण इसका क्षयीकरण नहीं होता है। चलिए बात करें अगले सवाल की। तो डायटोमेसियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट, क्या लिखा है? डायटोमेसियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट पॉलिश करने में, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, साउंड एंड फायर प्रूफ रूम बनाने में, या बायोगैस बनाने में। बड़ा इजी सवाल है यार। क्या कह रहा है कि पॉलिश करने में, तेल और सिरप को छानने में, ध्वनि अग्निरोधक कक्ष बनाने में, या बायोगैस बनाने में। यार बायोगैस कहां से बनती है? मेथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया से बनती है जो रमिनेट्स के गर्स्ट में पाए जाते हैं, वो प्रोटिस्ट थोड़ी होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा बायोगैस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बायोगैस। कि डायटोमेसियस अर्थ का प्रयोग कभी भी हम बायोगैस बनाने में नहीं करते हैं। और अगर पूछा जाता कि किस में करते हैं, तो पॉलिश करने में, फिल्टर और ऑयल एंड सिरप को फिल्टरेशन करने के लिए, साउंड एंड फायर प्रूफ रूम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। क्राइसोफाइट्स आर, बिना किसी डिस्कशन के मैं पहले आंसर बता दूं इसका। इसका आंसर है प्लैंकटन। अब ये प्लैंकटन क्या होते हैं?
फाइटोप्लैंक्टन लिखा रहता है, जूप्लैंक्टन लिखा रहता है। प्रॉब्लम ये है, प्लवक, पादप प्लवक और जंतु प्लवक। जो पानी के ऊपर तैरते हैं या उतराने वाले सूक्ष्म सजीवों को हम प्लवक देते हैं। अगर जीव है, जंतु है तो जूप्लैंक्टन, और पौधा है तो फाइटोप्लैंक्टन। क्लियर हो गई बात आपकी? टाइम बर्बाद नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो नया सवाल मिलता है, और नया सवाल क्या कह रहा है? चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन आर, समुद्र के प्रमुख उत्पादक कौन है? कई बार ये डाउट काउंटर पर क्वेश्चन आया। मेन प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, डायनोफ्लेजलेट, डायटम्स, यूग्लेनॉइड या ग्रीन एल्गी? ज्यादातर बच्चे यहां क्या करते हैं? ग्रीन एल्गी लगा देते हैं। गलत आंसर है। इसका सही आंसर है बच्चों डायटम्स। लर्निंग क्वेश्चन याद करें। अब बात करें अगले सवाल की। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आर, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट होते हैं। यूग्लेनॉइड एंड डायनोफ्लेजलेट कंफर्म में होते हैं। यूग्लेनॉइड एंड स्लाइम मोल्ड, यूग्लेनॉइड हो सकते हैं अगर सूर्य का प्रकाश मिले तो, लेकिन स्लाइम मोल्ड्स नहीं हो सकते। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं औपंक कवक, और बहुत स्पष्ट हमारी बुक लिखती है कि ये कैसे हैं? ये सेप्रोफाइट्स, ये मर्तोपजीवी। डायटम्स एंड जूफ्लेजलेट, डायटम्स हो सकते हैं। अब जूफ्लेजलेट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो उधर भी इशारा नहीं हो रहा है। डेस्माइड एंड सीलिएट्स, डेस्माइड्स हो सकते हैं, लेकिन सीलिएट्स, पैरामीशियम कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता। सही आंसर क्या जा रहा है? आप ही बताओ भाई। सही आंसर जा रहा है कि यूग्लेनॉइड्स एंड डायनोफ्लेजलेट्स। चलिए अगली बात करें। बच्चों मैं लगातार इसे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे आपकी डीपीपी, आपकी टीचिंग कुछ दिन बाद ऑनलाइन भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और 11th का सारा सिलेबस आपका पढ़ा हुआ है। इस बार जब भी ऑनलाइन टीचिंग होगी तो वो 12th की होगी, और कुछ टॉपिक 11th के भी हम रिपीट करेंगे। फुल सिलेबस, सबसे कम, सबसे सटीक, श्योर सिलेक्शन इन नीट, राहुल सर के साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने साथ और जोड़ें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, क्योंकि आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। यू गिव मी सपोर्ट, देन आई गिव यू ब्राइट फ्यूचर। और इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और क्लास में अगला क्वेश्चन हमारा है डायनोफ्लेजलेट अधिकतर हैं। कहने का मतलब कहां पाए जाते हैं? तो डेस्माइड, डायनोफ्लेजलेट या क्राइसोफाइट्स समुद्र में पाए जाते हैं। आंसर है कहीं लिखा हुआ है, ये जो लिखा नहीं मिसप्रिंट है बेटा, इसका मतलब है मरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, सेप्रोफाइट, मरीन समुद्री, ताजा पानी, स्थली सेप्रोफाइट। आंसर कहां जा रहा है? अब यहां तो मेरी लिखा है यार, है क्या किया जाए? इसको यहां लिख दिया जाए, इसको यहां पर हिंदी में लिख दिया जाए समुद्री होते हैं, और बड़ा बड़ा लिख दिया जाए। क्लियर हुआ? समुद्र में पाए जाते हैं। आंसर क्या जाएगा बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट जाएगा। ये मेरी नहीं, मरीन लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो रेड टाइड इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू सुपर अबुडेंस ऑफ, रेड टाइड, गर्म तटीय जल में लाल ज्वार
किसकी अत्यधिक प्रचुरता के कारण विकसित होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार नीट में आया हुआ है। रेड टाइड का संबंध सीधे गुनिया लक्स नाम के एक डाइनोफ्लैजिलेट से होता है, याद कर लें। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डाइनोफ्लैजिलेट। इसका आंसर बच्चों होगा डाइनोफ्लैजिलेट। अगली बात अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेड टाइड इज कास्ड बाई सेरेटियम नॉक्टिल्यूका, गुनिया लक्स, ऑल ऑफ दिस। ये भी सही है, बिल्कुल सही क्वेश्चन, सही समय पर आया। अभी मैंने बताया कि इसका आंसर क्या होगा? गुनिया लक्स होगा। गुनिया लक्स इसका आंसर है, इसमें एक्स बना नहीं है, मिसप्रिंट। तो सही आंसर है बेटा गुनिया लक्स। आगे बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। किसमें स्टिफ सेल प्लेट यानी निम्नलिखित में से किस कोशिका भित्ति की बाहरी सतह पर कड़ी सेलुलोज प्लेट पाई जाती है? डाइनोफ्लैजिलेट को जब आप देखते हो ना, शायद एनसीईआरटी में इसका डायग्राम नहीं बना है, तो ये ऐसे बना होता है बेटा, ऐसे बना होता है। एक फ्लैजिला इसका यहाँ से निकलता है, दूसरा फ्लैजिला यहाँ से निकलता है, और इसमें ये इस तरीके से ये स्टिफ सेल प्लेट पाई जाती है। ये टुकड़े के रूप में, प्लेट के रूप में पाई जाती हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं स्टिफ सेल प्लेट। ये जो आप देख रहे हो, इनको कहते हैं हम लोग स्टिफ सेल प्लेट। क्लियर हो गई बात पूरी? तो सही आंसर इसका सर क्या होगा बेटा? इसका सही आंसर होगा डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? डाइनोफ्लैजिलेट की कोशिका भित्ति की बाहरी सतह पर कड़ी सेलुलोसिक प्लेट पाई जाती है। तो सही आंसर यहां भी लगा देते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट। चलिए बात करें अब अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज टॉक्सिन्स दैट मे इवन किल अदर मरीन एनिमल्स लाइक फिशेस? एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा विषाक्त पदार्थ छोड़ता है जो मछलियों जैसे अन्य समुद्री जानवरों को मार सकता है? आंसर फिर एक बार क्या कह रहा है? गुनिया लक्स। एनसीईआरटी पर जहां भी डाइनोफ्लैजिलेट लिखे हैं उसकी लास्ट लाइन आप अगर देखेंगे तो वहां पर ये बात लिखी मिलेगी। वहां पर गुनिया लक्स नहीं लिखा, वहां पर लिखा है कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं जिनके द्वारा कुछ विषैले पदार्थों को स्रावित किया जाता है, और वो जो टॉक्सिन्स हैं वो बड़े बड़े लिविंग्स को भी किल कर सकते हैं, जैसे फिश एंड ईटिश। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। यूग्लेनॉइड्स एग्जाम्पल यूग्लिना और फाउंड। यूग्लिना कहाँ पाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन, स्थिर जल में, स्वच्छ पानी में, और भी कैसा? स्थिर जल। दे आर ऑलवेज फाउंड इन द फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर लाइक द पूल, पॉन्ड्स एंड ईटीसी। बिना बहने वाले जल में पाए जाते हैं। इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है? इन फ्रेश रनिंग वाटर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 100% नहीं होगा। इन फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर 100% होगा, सही है, स्थिर जल में पाया जाता है। इन मरीन एनवायरनमेंट नहीं होगा, इन बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर नहीं होगा। कहाँ पर होगा? आंसर क्या कह रहा? ताजे रुके हुए जल में। कहाँ पे? जैसे बेटा कहाँ पे बताया मैंने? पॉन्ड में, या जलाशय कह सकते हो इसको, तालाब कह सकते हो। कहाँ पे पाया जाएगा? तालाब में पाया जाएगा। चलिए बात करें अगली, और अगर अगली बात करेंगे तो सामने दिख गया होगा क्या दिख रहा है? यानी आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। लगातार सीरियल में हमारी डीपीपी को देखते रहिए। चैप्टर वाइज नहीं मैंने कहा, अब लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के मैं पीछे पढ़ूंगा, चूंकि एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। फिर मिलते हैं एक नई डीपीपी के साथ, एक नई एनसीईआरटी टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों।